आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी खबर पर है जो मध्य प्रदेश में हजारों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती के बारे में, लेकिन हमारे पास सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन के कुछ पन्ने नहीं हैं। हमारा मकसद है इन पन्नों के पीछे की कहानी को समझना। बिल्कुल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 23,000 से ज्यादा पदों का ऐलान किया है। ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये ग्रामीण प्रशासन के पूरे ढांचे को आप कह सकते हैं एक नई शक्ल देने की कोशिश है। हाँ, आज हम इसी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, सिर्फ क्या और कैसे नहीं, बल्कि क्यों। 23,011 पद। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये सिर्फ खाली जगह भरने जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम में एक नई जान फूंकने की तैयारी हो रही है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। इतनी बड़ी भर्ती का असल मतलब क्या है? देखिए, आपका सवाल ही पूरी चर्चा की नींव है। पंचायत सचिव जो होता है वो गांव के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ होता है। सही है। सरकार की हर योजना, आप मनरेगा से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक ले लीजिए, सब उसी के जरिए जमीन पर उतरती है। अच्छा, तो 23,000 पदों का मतलब है कि सरकार ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को लागू करने की अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मौका है। अब अगर कोई सुनने वाला ये सोच रहा है कि क्या ये मौका मेरे लिए है, तो उनके मन में सबसे पहले दो सवाल आएंगे। उम्र और पढ़ाई। बिल्कुल, उम्र और पढ़ाई। चलिए इस पहेली के इन दो सबसे जरूरी हिस्सों को सुलझाते हैं। उम्र को लेकर क्या नियम है? आमतौर पर ज्यादातर सरकारी नौकरियों की तरह ही यहाँ भी न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 35 साल रखी गई है। 21 से 35। हाँ, ये एक मानक पैमाना है। लेकिन इसमें एक और बात है जो ध्यान खींचती है। वो रोजगार सहायक कोटा वालों के लिए उम्र की सीमा 50 साल तक है। जी, ये बहुत बड़ा अंतर है। इस छूट के पीछे क्या सोच है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, पहले ये समझना होगा कि ग्राम रोजगार सहायक यानी GRS होता कौन है। ठीक है। आप इन्हें पंचायत सचिव का राइट हैंड समझ सकते हैं। अच्छा। ये मनरेगा जैसे कामों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करते हैं, गांव के लोगों से सीधे जुड़े होते हैं। ठीक है। तो सरकार का सोचना ये है कि इन लोगों के पास सालों का व्यवहारिक अनुभव है, भले ही डिग्री या उम्र। हाँ, भले ही औपचारिक डिग्री या उम्र उनके पक्ष में ना हो। तो ये छूट उनके अनुभव को एक तरह से सम्मान देने और उसे सिस्टम में बनाए रखने का एक तरीका है। यानी अनुभव को डिग्री जितनी ही तरजीह दी जा रही है। ये तो हुई उम्र की बात। अब आते हैं पढ़ाई पर, यानी शैक्षणिक योग्यता पर। यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा लगता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम हैं। हाँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। सबसे सीधी बात जो है वो सामान्य उम्मीदवारों के लिए है। वो क्या है? आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस। कोई भी डिग्री, BA, BCom? हाँ, BA किया हो, BCom या BSc, आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो साफ है। लेकिन फिर GRS यानी ग्राम रोजगार सहायकों के लिए मामला बदल जाता है। उनके लिए तो अलग अलग नियम क्यों हैं? ये थोड़ा उलझाने वाला है। आपने सही जगह पे उंगली रखी है। यहाँ एक कट ऑफ लाइन है इन नियमों के लागू होने से पहले और बाद में। अच्छा। जो GRS इन नए नियमों के आने से पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने रियायत दी है। क्या रियायत है? उन्हें सिर्फ 12वीं पास होना जरूरी है, उनके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य नहीं है। और जो नए GRS है? जो GRS इन नए नियमों के लागू होने के बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए वही शर्त है जो एक सामान्य उम्मीदवार के लिए है। मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री? हाँ, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। इसका मकसद साफ है, पुराने अनुभवी लोगों को सिस्टम से बाहर ना किया जाए, लेकिन भविष्य के लिए एक न्यूनतम शैक्षणिक मानक तय कर दिया जाए। समझ गई। तो ये एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई लिखाई के अलावा एक और चीज है जिस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और वो है कंप्यूटर का ज्ञान। हाँ। DCA और CPCT, खास तौर पर हिंदी टाइपिंग। इस पर इतना जोर क्यों? क्या पंचायत का काम अब सिर्फ कंप्यूटर पर सिमट गया है? यही तो इस भर्ती का सबसे बड़ा और सांकेतिक पहलू है। पहले पंचायत सचिव का काम फाइलों, रजिस्ट्रों और बही खातों में होता था। अब सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पर है। सब कुछ? योजनाओं का पैसा, लाभार्थियों की सूची, काम की रिपोर्टिंग, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सब कुछ डिजिटल है। मतलब अब फाइलें कम और कीबोर्ड ज्यादा चलेगा। बिल्कुल। आप सोचिए, अगर सचिव हिंदी में तेजी से टाइप करके रिपोर्ट नहीं बना सकता या ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा एंट्री नहीं कर सकता, तो पूरे गांव का काम ठप पड़ जाएगा। सही बात है। इसलिए DCA का डिप्लोमा ये साबित करता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है, और CPCT का हिंदी टाइपिंग स्कोर कार्ड ये पक्का करता है कि आप उस पर तेजी से काम भी कर सकते हैं। तो ये अब ऑप्शनल नहीं है? नहीं, ये अब एक हो तो अच्छा है वाली स्किल नहीं, बल्कि होना ही चाहिए वाली जरूरत बन गई है। ये बहुत बड़ा बदलाव है।
ये सचिव के पद को एक पारंपरिक बाबू की भूमिका से निकालकर एक तरह के टेक एनेबल्ड मैनेजर की भूमिका में डाल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें सिर्फ कुल 23,011 पद नहीं बताए गए हैं, बल्कि हर जिले की लिस्ट दी गई है कि कहाँ कितने पद हैं। इन आंकड़ों में क्या कोई कहानी छुपी है? बिल्कुल छुपी है। ये सिर्फ एक वैकेंसी लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से मध्य प्रदेश के विकास का नक्शा हो सकता है। ये दिखाता है कि सरकार का ध्यान किन क्षेत्रों पर ज्यादा है। जैसे कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए, एक तरफ रीवा में 820 पद हैं, छिंदवाड़ा में 790 और सागर में 765 पद हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये तो काफी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ निवाड़ी जैसे एक छोटा जिला है, वहां सिर्फ 136 पद हैं। तो इतना बड़ा अंतर? हाँ, यह अंतर सिर्फ जिले के आकार या आबादी की वजह से नहीं हो सकता। तो फिर इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? क्या इसका मतलब ये है कि रीवा या छिंदवाड़ा जैसे जिलों में विकास योजनाओं को लागू करने में ज्यादा मैन पावर की जरूरत महसूस हो रही है? बहुत हद तक यही लगता है। ज्यादा पदों का मतलब हो सकता है कि सरकार इन क्षेत्रों में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन या दूसरी केंद्रीय योजनाओं को और मजबूती से लागू करना चाहती है। अच्छा। हो सकता है कि इन जिलों में पंचायतों की संख्या ज्यादा हो या फिर मौजूदा प्रशासनिक ढांचा काम के बोझ तले दबा हो। एक उम्मीदवार के लिए ये सिर्फ नौकरी का अवसर नहीं है, बल्कि ये समझने का भी मौका है कि वो प्रदेश के किस हिस्से में विकास की प्रक्रिया का सबसे सक्रिय हिस्सा बन सकता है। वाह, ये तो आंकड़ों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो एक उम्मीदवार ने अपनी उम्र और पढ़ाई की योग्यता जांची, कंप्यूटर की ज़रूरतों को समझा और जिलों की लिस्ट देखकर ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि कहाँ मौके ज़्यादा हैं। अब अगला कदम क्या होगा? आवेदन करने की तारीखें आ गई हैं क्या? और यहाँ पर कहानी में एक छोटा सा ठहराव आता है। अच्छा। नोटिफिकेशन के मुताबिक आवेदन कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे और परीक्षा कब होगी, इन सभी तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। मतलब अभी डेट्स नहीं आई हैं? नहीं, हर तारीख के आगे लिखा है जल्द ही सूचित किया जाएगा। इसका मतलब उम्मीदवारों को अभी इंतजार करना होगा। लेकिन ये इंतजार वाला समय उनके लिए एक मौका भी हो सकता है ना? बिल्कुल, ये तैयारी का सुनहरा समय है। अगर किसी के पास मान लीजिए DCA या CPCT का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अभी कर सकते हैं। हाँ, उसे हासिल करने का ये सही वक्त है। अपने दस्तावेज तैयार रखने का ये सही वक्त है, क्योंकि जब तारीखें आएंगी तो समय बहुत तेजी से भागेगा। और जब तारीखें आ जाएंगी तब आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट esb.mp.gov.in के जरिए। प्रक्रिया के चरण काफी मानक हैं। वेबसाइट पर जाकर भर्ती का लिंक खोजना, रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। हाँ, दस्तावेज अपलोड करना, फीस जमा करना और अंत में उसका प्रिंट आउट लेना। इसमें कोई ऐसी खास बात है जिसका उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए? एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं और जिस पर जितना जोर दिया जाए कम है। बताइए। आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को शब्द दर शब्द पढ़ना। अच्छा, एक एक लाइन? हाँ, मैं एक ऐसे उम्मीदवार को जानता था जिसने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि निवास प्रमाण पत्र आवेदन की आखिरी तारीख से पहले का बना होना चाहिए। अरे! अंत में इसी एक छोटी सी गलती की वजह से वो पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गया। हर नियम, हर शर्त को समझना बेहद जरूरी है। ये बहुत ही जरूरी सलाह है। अक्सर छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी भारी पड़ती हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर हमें 3-4 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो जो किसी भी उम्मीदवार को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? जरूर। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है अवसर का आकार। 23,011 पद। हाँ। ये कोई रोज रोज आने वाला मौका नहीं है। ये पूरे सिस्टम को एक नई ऊर्जा देने की कवायद है और इसका हिस्सा बनना एक बड़ा अवसर है। दूसरी बात शायद उस बदलाव से जुड़ी है जिसके बारे में हमने बात की, मतलब सचिव की बदलती भूमिका। आपने सही पकड़ा। दूसरी मुख्य बात यही है, ये भर्ती साफ संकेत दे रही है कि भविष्य का पंचायत सचिव एक डिजिटल सचिव होगा। कंप्यूटर की कुशलता, खासकर हिंदी टाइपिंग, अब वैकल्पिक नहीं बल्कि बुनियादी योग्यता है। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक नई तरह के काम की शुरुआत है। और तीसरी बात है तैयारी की रणनीति। सिर्फ परीक्षा की पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपने दस्तावेज पूरे रखना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि तारीखें अभी नहीं आई हैं। बिल्कुल। चूंकि तारीखें अभी नहीं आई हैं,
तो ये समय सीपीसीटी जैसे जरूरी सर्टिफिकेशन को पूरा करने और सभी कागजात को व्यवस्थित करने का है। बिल्कुल। इंतजार न करें, तैयारी करें। बिल्कुल सही। तो ये थी मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव भर्ती से जुड़ी हमारी गहरी पड़ताल। ये साफ है कि ये सिर्फ एक नौकरी का विज्ञापन नहीं है, बल्कि ग्रामीण मध्य प्रदेश के प्रशासनिक भविष्य की एक झलक है। निश्चित रूप से। और ये एक बहुत ही अहम सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर शायद उम्मीदवारों और विभाग दोनों को सोचना चाहिए। वो क्या सवाल है? हमने देखा कि डिजिटल कौशल पर कितना जोर है। सचिव को एक बेहतरीन कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए। हाँ। लेकिन पंचायत सचिव का काम सिर्फ डेटा एंट्री नहीं है। उसका काम गांव के लोगों की समस्याएं सुनना, सरपंच और पंचों के साथ मिलकर योजना बनाना और जमीनी हकीकत को समझना भी है। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि डिजिटल कुशलता पर इस जोर के बीच एक सचिव के सामाजिक कौशल, यानी लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को कैसे परखा जाएगा? एक अच्छा टेक मैनेजर और एक अच्छा जनसेवक, इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन कैसे बनेगा? यह इस भर्ती की सफलता की असली कसौटी होगी। 33,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक के रिक्त पदों की भर्ती इस साल हम प्रारंभ कर रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी और सचिवों के जो पद खाली हैं उनको भी हमें भरना है। और उसमें हमने नीति बनाई है कि रोजगार सहायक से आधे भरे जाएंगे और आधे कंपटीशन से भरे जाएंगे। और उसमें भी हमने पहले 12वीं पास था, हमने अब उसमें ग्रेजुएशन किया है और बाकी चीजें आगे बढ़ाई। जो हमारी 33,000 ग्राम पंचायत तो हमारी 23,000 है। 33,000 जो एक बगिया ना माँ के नाम है, उनको हमने कार्बन क्रेडिट से जोड़ने के लिए आवेदन भी किया है।